2016 में पूरे भारतवर्ष में नवंबर की वो रात जब देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी, चारों तरफ हाहाकार मच गए थे। एक पक्ष को सबों ने देखा, सबों ने परखा, सभी भुक्तभोगी भी हुए थे, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या कोई उद्योगपति भी हो, बड़े घराने से हो। सभी नोटबंदी में अपने नोट को बदलने में और आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी मजबूर हुए थे। हमारे साथ नवनीत कुमार जी हैं। वैसे तो ये फिल्मों में पटकथा लिखते हैं, लेकिन नोटबंदी पर इन्होंने एक पहलू की जो चर्चा की, शायद ही लोग जानते होंगे कि नोटबंदी का वो पहलू भी एक था। हम शुरुआत करते हैं इसी बात से। नवनीत जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये परिकल्पना आपके अंदर कैसे आई कि नोटबंदी पर भी एक छोटी उपन्यास लिखी जाए? एक्चुअली सोशल मीडिया पे जब इसके बारे में किसी से चर्चा होती थी तो ज्यादा तथ्य किसी भी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, नहीं आ पाते थे। बस कुछ लोग अपने विचार रखते थे कि अच्छा है, कुछ लोग विचार रखते थे ये अच्छा नहीं है। तो मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, भारत सरकार के जो रिपोर्ट थे 2010 के, लगभग 56 पेजों का एक रिपोर्ट है, उस सबको पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये तो प्रक्रिया बहुत लंबी थी। 2009 में ही एक भारत सरकार का डिसीजन हुआ था कि 1997 से लेकर 2002 तक के जितने भी नोट छपे हम उनको सिलसिलेवार ढंग से वापस लेंगे। 2009 में ही। तो उस बीच में फिर क्या हुआ 2009 के बाद से 2015 तक, 16 तक, और ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, इस सब के पीछे एक कहानी है, एक तथ्य है। उन सबको जानने के बाद मैंने अपने पटकथा के अनुरूप उन तथ्यों को का उपयोग करके एक कहानी बनाई ताकि वो रोचक रहे, लोगों को याद रहे, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है जो लंबे समय तक लोगों के जेहन में रहता है। आपको तथ्य में बता दूंगा, आप भूल जाएंगे, लेकिन एक कहानी याद रहेगी आपको, इसलिए मैंने इसका उपन्यास लिखने का प्रयास। अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए या जो काले धन है उस पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी। लेकिन आप अपने इस उपन्यास में नोटबंदी को कंधार विमान अपहरण कांड से जोड़े हैं। वो घटनाक्रम क्या है? एक्चुअली हम अपने पेपर के जो हमारे नोट जो छपते हैं उसकी जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर है, और जिस कंपनी से हम पेपर लेते थे उसी कंपनी से पाकिस्तान भी पेपर लेता था। जब वो कांधार हाईजैक हुआ तो उसी कंपनी के स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शेयर धारक उस प्लेन में थे और उन्हें गल्फ में छोड़ा गया था। लगभग 36 या 46 लोग, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, उन्हें छोड़ा गया कांधार में, और बाकी लोगों को उन्हें गल्फ में छोड़ा गया, बाकी लोगों को कांधार लेके जाया गया। तो वो जो शेयर धारक थे उनके साथ क्या डील हुई, क्यों छोड़ा गया, इसके बारे में ना संस्थाओं को पता है ना हमें पता था। बस एक ये संयोग भी हो सकता है या ये जानबूझकर किया गया। लेकिन इसमें एक चीज आपने दिखाने का प्रयास किया या नहीं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जो घंटों तक लंबी कतारें लगी रहती थी, महिलाओं के, पुरुषों के, मजदूरों के, किसानों के, उसकी चर्चा क्या इसमें हुई है? नहीं, ये पुस्तक नोटबंदी की घोषणा के साथ समाप्त हो जाती है, वो अगले भाग में चर्चा होगी जिस पे काम जारी है। इसका मतलब ये, इसमें सिर्फ आपने ये दिखाया कि नोटबंदी आखिर सरकार को करनी क्यों पड़ी। तो इस आप हमारे सामने ये नोटबंदी एक सर्जिकल स्ट्राइक उपन्यास है, इसी का आज यहाँ पर विमोचन हुआ, परिचर्चा भी इसी पर हुई। नवनीत जी, एक चीज और इसमें आपने दिया सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक किस पर? मध्यम वर्गीय लोगों पर की गई, काला धन जो रखे हुए थे उन पर की गई, या आतंकवादियों पर की गई, या आपके अनुसार किसी अन्य पर की गई थी? ये शब्द जो आपने जोड़ा वो क्या? आपके देश में जो पेपर आ रहा था वो जर्मनी की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी और फ्रांस की कंपनी से आ रहा था। 97 में जब भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि 1 लाख करोड़ के नोट हम विदेशों से छपवा के, विदेशी कंपनियों से छपवा के लेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतने सारे नोट छापने का, पर हमारी जरूरत है, तो आपके नोट छापने की तकनीक तो विदेश चली गई और वहां से आपकी सारी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो गई।
उसके बाद एक सिस्टम बन गया कि कैसे भारत में नकली नोट को प्रवाहित किया जाए, एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है उस समानांतर अर्थव्यवस्था पर, जो जिसमें आपके देश में नकली और असली नोटों के बीच का जो भेद था वही समाप्त हो गया। आपने तो अध्ययन भी किया, उसके बाद आपने इस रचना को लिखी। एक प्रश्न अंतिम लेते हैं आपसे कि आपकी नज़र में भारत सरकार ने जो नोटबंदी की, वो सकारात्मक निर्णय था या नकारात्मक? अब नजरिया पहले भाग में तो मैंने इसे सकारात्मक दिखाया, और आप जो सामान्य लोगों के बीच में इसका एक इमेज है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। वहां नकारात्मकता तो थी, लेकिन इसके पीछे सरकार की मजबूरी भी थी। अब मजबूरी क्या थी? ये कोई आदमी प्लानिंग करके कर ही नहीं सकता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस वक्त इसकी घोषणा हो रही थी उस वक्त आरबीआई में एक मीटिंग हो रही थी, और आरबीआई के ऑफिसर को ये नहीं पता था कि ये होने वाला है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है कि आपका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका था। आप जो अभी एक उदाहरण दिया कि पानी में कीड़े लगे तो पानी फेंक दो, वही काम किया गया, पानी ही बदल दिया गया। बाद में हमने सारी कंपनी ही बदल दी, और जिस कंपनी से अब हम पेपर ले रहे हैं उसके साथ हमारा 1-to-1 एग्रीमेंट है। मतलब जो हमें पेपर देगा वो दुनिया में किसी और देश को पेपर सप्लाई नहीं कर सकता। हमारे साथ प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार, नजदीक से जानने का अवसर मिलता है, संजय कुमार भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने नोटबंदी एक सर्जिकल स्ट्राइक की समीक्षा की है और गहराई तक अध्ययन किया है। सर से हम ये जानना चाहेंगे, सर, जो माहौल क्रिएट हुआ समाज में, जो एक चर्चा का विषय हमेशा बना रहा कि नोटबंदी का ये कारण था, क्या वही इसमें लिखा गया है, कुछ अलग है सर? इस पुस्तक में जहाँ तक सवाल है, तो इस पुस्तक को लिखने से पहले काफी रिसर्च किया है लेखक ने। पहली बात यह है, यूं जिस समय नोटबंदी हुई थी उसके बाद बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छिटपुट ये बातें आती रही थी कि इसका मुख्य कारण क्या है, मूल कारण क्या है, क्यों सरकार को नोटबंदी पर मजबूर होना पड़ा। इस पुस्तक में नोटबंदी एक सर्जिकल स्ट्राइक नामक पुस्तक जो लिखी गई है, इसमें उन तमाम कारणों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन जो घटनाक्रम है, जो तथ्य हैं और मूल कारण क्या है, हालांकि पुस्तक लिखने में बहुत सारी मजबूरियां भी होती है, जिस बहुत सारी चीजों को छुपाया जाता है, नाम बदला जाता है और बहुत सारी सूचनाओं को भी प्रकाशित नहीं किया जाता है, लेकिन इस पुस्तक में तिथि सहित, तिथिवार, अब समझिए इसकी शुरुआत हुई होती है 24 दिसंबर 1999 को कंधार प्लेन जो हाईजैक हो जाता है और कंधार जाता है। प्रथम पन्ने पर भी उसकी चर्चा है और लास्ट अध्याय में, 8 अध्यायों में बटी हुई इस पुस्तक को के अंतिम अध्याय में सारा जिसका क्लाइमेक्स जो होता है वो सारा क्लाइमेक्स चला आता है। इसी तथ्य को कहानी के रूप में ढालते हुए विभिन्न कैरेक्टर्स को क्रिएट करके यह पुस्तक लिखी गई है। और यह नोटबंदी एक ऐसा विषय है जो अभी भी जिसकी चर्चा समाज में बरकरार है। एक चीज जानना चाहते हैं, आप तो आलोचक भी हैं, आखिर जनता के बीच जो ये मुख्य मुद्दा लाए हैं नवनीत जी इस किताब में, उसे राजनीति करने वालों के द्वारा क्यों नहीं लाई गई? राजनीति करने वाले हमेशा या तो पक्ष की राजनीति करते हैं या विपक्ष की राजनीति करते हैं। राजनीति में मध्य मार्ग नहीं होता, आपको किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है। तो जो इसके पक्ष में थे, और यह बात आप चूंकि पत्रकार हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो यह बात आप समझते हैं कि धार हमेशा विपक्ष में होती है। पक्ष में किसी भी चीज को आप उस तेजी से, उस दमनीयता के साथ, उस ताकत के साथ किसी को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर ऑफेंसिव होने का आरोप लगता है। तो पक्ष वाले भी इस पर चलते रहे, लेकिन चूंकि हमारी संस्थाओं पर जिधर जो इशारा इन्होंने किया हुआ है, हमारी टोटल संस्थाओं पर, शिक्षण संस्थाओं पर, अब समझिए आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है, आरबीआई के अधिकारी इन्वॉल्व है, इवन वित्त मंत्री इन्वॉल्व है जो बाद में गृह मंत्री बने। बहुत सारे मुकदमे हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन देश की इज्जत को बचाने के लिए भी बहुत सारी चीजों को दबाया जाता है। तो यह पुस्तक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है अपने तथ्यों के साथ कि नोटबंदी बहुत ही आवश्यक थी, और यह होना भारत के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही जरूरी था। इसका परिणाम सुखद ही हुआ।